वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट्स पर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताया था, थेल्स थ्योरम का प्रूफ बताया था और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताए थे जो आपके 6.2 पे हैं और जो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर, उसका प्रूफ करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का मतलब होता है बच्चों थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा। जैसे एग्जांपल में थेल्स थ्योरम में हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था और बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाता है। वो जो लाइन है वो ये हमने बताया था, ये हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि हमारे पास मान लो कोई एक ऐसा लाइन है कि जो किसी एक ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो तीसरे साइड से पैरेलल होगा। थेल्स थ्योरम में हमने देखा था कि लाइन पैरेलल था जो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा था। इस थ्योरम में हम लोग देखने वाले हैं कि एक लाइन है जो दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है और तीसरे से क्या है, पैरेलल। वही आपका स्टेटमेंट है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई ऐसा लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि जो लाइन है वो थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए हमारे पास तीन साइड थे, एक ए बी था, एक ए सी था और एक बी सी था। हमने जो लाइन ड्रॉ किया है डी, वो ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी अब गिवन है। और हमको प्रूफ करना है तीसरा साइड। तीसरा साइड कौन बच गया था, बी सी। तो जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, ये हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना। तो देखिए बच्चों, इसका प्रूफ करने का जो मेथड है, फिर से अगेन हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। जो कि आपने इससे कई चैप्टर जो हमने पढ़े थे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन का से हम लोग प्रूफ किया था। जैसे एग्जांपल के लिए √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो, ये सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाए थे। वैसा ही मेथड हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरम के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हम लोग वो लिखेंगे। गिवन में क्या था, अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई इज एनी लाइन। डी ई जो है कोई एक लाइन है, डी इज एनी लाइन, सच दैट, ये जो लाइन है कैसा लाइन है, सच दैट ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। ये हम लोग याद कीजिए बच्चों, ये हमने थेल्स थ्योरम में प्रूफ किया था। इस बार हम लोगों को ये गिवन में दिया है और अब हमको प्रूफ करना है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। डी जो है वो पैरेलल है बीसी से, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ चालू करेंगे, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले चलो मान लेते हैं कि ये जो डी है वो पैरेलल नहीं है बीसी। ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमेशा करते हैं, यानी कि मान लो कोई चीज प्रूफ करने के लिए दिया गया तो हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो वो नहीं है। जैसे हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि डी पैरेलल है बीसी के, सो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो डी है मान लेते हैं वो पैरेलल नहीं है बीसी के। लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू, ये नॉट पैरेलल टू का साइन है, आप लोग इज नॉट पैरेलल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट पैरेलल टू ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अगर डी पैरेलल नहीं है बच्चों बीसी, सो कोई ना कोई एक लाइन तो होगा जो डी से पास हो रहा हो, यानी डी से गुजर कर जा रहा हो और बीसी के पैरेलल हो। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी लाइन पैरेलल ना हो, कोई ना कोई एक तो लाइन होगा जो पैरेलल हो। सो सपोज लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, देन देयर मस्ट बी अ लाइन, देयर मस्ट बी अ लाइन, एनी लाइन लिख सकते हैं, देयर मस्ट बी एनी लाइन विच पासेस थ्रू डी, विच पासेस थ्रू डी, जो डी से गुजर कर जा रहा हो, विच पासेस थ्रू डी एंड पैरेलल टू बीसी, एंड पैरेलल टू बीसी।
यानी कि भाई अगर मान लो डी पैरेलल नहीं है बीसी की, सो कोई ना कोई एक लाइन तो होगा जो डी से गुजर कर जाएगा। चलो मैं एक लाइन को कुछ ऐसा बना लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। ये एक लाइन है, मान लो डी एफ। मान लेते हैं कि जो डीई जो था वो पैरेलल नहीं था, सो डी एफ जो होगा वो तो पैरेलल हो सकता है ना भाई। अगर डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, तो कोई ना कोई एक लाइन तो होगा जो पैरेलल होगा। ये डीई था, डीई को पैरेलल नहीं है बोल दिया हूं मैं, सो डीई पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई एक लाइन होगा, और उस लाइन को मैं मान लिया हूं डी एफ। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया देयर मस्ट बी एनी लाइन विच पासेस थ्रू डी एंड पैरेलल टू बीसी। लेट, एक बार और लिख लेता हूँ, लेट डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के बच्चों, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया करता है। ये तो हमने थेरेस थ्योरम में पढ़ा था। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एडी है, एडी अपॉन बीडी जो है वो बराबर है ए एफ अपॉन एफ सी की। ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई, क्योंकि डी ई पैरेलल नहीं था लेकिन डी एफ तो पैरेलल था, और अगर डी एफ पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी ए डी अपॉन बी डी जो होगा वो ए एफ अपॉन एफ सी के बराबर होगा। ये ब्रैकेट में लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। ये हमने थेल्स थ्योरम किया था कि हम लोग थेल्स थ्योरम में ये देखे थे भाई कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। और बच्चों साथ ही साथ हमको ये भी तो गिवन था कि ए डी अपॉन बी डी जो था वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर था। ए ई अपॉन ई सी के बराबर था। देखिए ये गिवन में हमने लिखा है, ये तो हमको पहले से ही दे दिया है कि भैया कोई एक लाइन है जो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ये भी ए डी अपॉन बी डी के बराबर है, कौन, ए एफ अपॉन एफ सी, और ए ई अपॉन ई सी भी ए डी अपॉन बी डी के बराबर है। यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, एंड फ्रॉम 1 एंड 2 ए एफ अपॉन एफ सी जो होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। भाई अगर ये भी ए डी अपॉन बी डी के बराबर है, ये भी ए डी अपॉन बी डी के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो होंगे ही होंगे। अब मैं काम करता हूं, अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 किया हूं, और ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 किया हूं। अब इसको मैं 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं और इसको भी 1 अपॉन 1 लिख सकता हूं। अब देखिए बच्चों, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी हो जाएगा, इन दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ हो जाएगा, और एफ सी और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ सी बन जाएगा। वहीं पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी बन जाएगा, ई सी इंटू 1। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाने वाला है ए ई प्लस ई सी। अगर आप लोग ध्यान से फिगर को आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए ए एफ था हमारे पास, ये देखिए ए एफ और एफ सी दोनों को जोड़ने के लिए बोला, और अगर मैं फिगर में ध्यान से देखूं तो ए एफ और एफ सी दोनों को मिलाएंगे तो पूरा ए सी बनने वाला है, पूरा ए सी। तो यहाँ पर मेरे को मिलने वाला है पूरा ए सी अपॉन एफ सी। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, सो ए ई और ई सी को जोड़ना है, तो ए ई और ई सी को जोड़ो तो ये भी तो ए सी बन रहा है, तो ये भी कंप्लीटली पूरा का पूरा क्या बनने वाला है, ए सी बनने वाला है, और अपॉन में ई सी को एज इट। ठीक है, अब देखिए ए सी दोनों बराबर है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरफ यहाँ पर 1 बचा है ना, और यहाँ पर भी 1 बचा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे को मिलेगा ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा एफ सी, यानी कि ई सी और एफ सी दोनों बराबर है। अब थोड़ा फिगर में है, देखो ई सी और एफ सी क्या दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? तो आप लोग देख रहे होंगे ई को अलग पॉइंट दिख रहा होगा, एफ अलग पॉइंट दिख रहा होगा, कैसे ये ई सी और एफ सी बराबर हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बच्चों, ये पॉसिबल तभी होगा जब ई और एफ दोनों के दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड हो, यानी ई और एफ तो अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट हो। सो मैं इसी को ही लिखूंगा। अब देखिए क्या, एक मिनट देंगे, अब मैं इसको लिखूंगा, देखिए क्या, this is only possible when E and F coincide यानी एक ही पॉइंट पर हो, यानी एक के ऊपर एक।
सो ई एंड एफ कोइंसाइड्स। और देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि डी एफ जो है वो पैरेलल है। अब ई और एफ तो दोनों एक ही पॉइंट है और डी एफ पैरेलल था। सो अगर डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी क्या होगा, पैरेलल होगा। देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। देयर नहीं लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देयरफॉर डी ई, देयरफॉर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और नीचे में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, कन्वर्स ऑफ थ्योरम, जो कि बिल्कुल आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता दो बच्चों कि भाई हमको इसको इस्तेमाल कब करना है, कब इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखो बच्चों, हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था। थेल्स थ्योरम में हमने क्या किया था, थेल्स थ्योरम में हमको जब भी बोलता था कि भैया पैरेलल है तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा। अब हम लोगों को जब भी पैरेलल प्रूफ करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में पैरेलल पहले से दिया है तो हम लोग वहां पर थेल्स थ्योरम लगाएंगे। और अगर मान लो हमको पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाएंगे। देखिए जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया है बच्चों, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये क्वेश्चन हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था, जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोलते थे। उस थ्योरम में बोला गया बच्चों ये था कि मान लो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का चलो मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, और मान लो ए बी का एक मिड पॉइंट है डी और ए सी का भी एक मिड पॉइंट है ई, और इन दोनों को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन है, ये जो डी है वो पैरेलल हो जाता है थर्ड साइड के। ये हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया था, और साथ ही साथ हाफ भी होता है, ये आप लोग याद कीजिए, प्रूफ किए थे। सो फिलहाल अभी हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करके इसको पैरेलल करना है किसके, बी सी। याद रखेंगे जब भी ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। अगर ए डी अपॉन बी डी बराबर हो गया ए ई अपॉन ई सी के, सो फाइनली कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी। यही हमने कन्वर्स में पढ़ा था कि भाई अगर ट्राइंगल के किसी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई लाइन, सो वह तीसरे से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं ए डी अपॉन बी डी। अगर हम लोग ए डी अपॉन बी डी निकालने जाए बच्चों, तो ए डी अपॉन बी डी को मैं ए डी अपॉन ए डी भी लिख सकता हूँ। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, सो बच्चों देखो डी जो था वो मिड पॉइंट था। इफ डी इज द मिड पॉइंट, इफ डी इज द मिड पॉइंट, अगर डी जो है वो मिड पॉइंट है, एक मिनट रुकेंगे, इफ डी ई इज द मिड पॉइंट, अगर डी जो है वो मिड पॉइंट है, देन ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी डी के। इसीलिए मैंने इस बी डी के जगह पर क्या पुट कर दिया है, ए डी। अब ये ए डी दोनों कैंसिल होकर के क्या बन जाएंगे, वन। भैया ए डी और ए डी दोनों बराबर ही होंगे भाई, ए डी अपॉन बी डी, चलो मान लेते हैं ए डी अपॉन बी डी, और ए डी और बी डी दोनों बराबर है। मान लो 4-4 है तो कट के तो 1 आना ही है, मान लो 5-5 है तो भी तो कट के 1 ही आना है। तो फाइनली यहाँ पर ए डी अपॉन बी डी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं ए ई अपॉन ई सी निकाल, सो ए ई अपॉन ई सी को भी मैं ए ई अपॉन ए ई लिख सकता हूं। अब ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो ई है, इफ ई इज द मिड पॉइंट, अगर ई जो है वो मिड पॉइंट है, सो ए ई जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, ई सी। सो ए ई और ई सी भी दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। इसीलिए मैंने ए ई अपॉन ए ई लिखा, और ये कट के फिर से क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर है, 1 के, और ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ पर इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ क्वेश्चन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए डी अपॉन बी डी जो है वो बराबर हो गया भैया ए ई अपॉन ई सी के। सो बाई
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम BE इज पैरेलल टू BC और लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। सो ये क्वेश्चन भी था बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपको मैंने कन्वर्स भी बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग आगे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने वाले हैं।